हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संतोष सर, आस्था कोचिंग आजमगढ़ से क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट का डिस्कशन आपके साथ करूंगा। टॉपिक आज का है वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था वेपर प्रेशर के बारे में कि वेपर प्रेशर होता क्या है। वेपर प्रेशर जब हम किसी लिक्विड को क्लोज कंटेनर में रखते हैं तो उसके सरफेस से जो वेपर क्रिएट होता है वो सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करता है लिक्विड के, और उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देने वाली बात है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपके लिए, आप हमेशा इसको जरूर याद रखेंगे, खासकर बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंपटीशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के सॉल्यूशन हमने शुरू में पिछले वीडियो में हमने आपको स्टार्टिंग वीडियो में हमने बताया था कि आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है, तो जब भी बात करेंगे हम बाइनरी सॉल्यूशन की। यहाँ पे फिर से एक बार आपको बता दें बाइनरी सॉल्यूशन है क्या। बाइनरी, बाई मीन्स क्या होता है, टू। इसका मतलब टू कंपोनेंट्स होने चाहिए हमारे सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को आप सॉल्यूट कहते हैं और एक को सॉल्वेंट कहते हैं। हम यहाँ पे जब भी बात करेंगे तो सॉल्वेंट हमेशा फर्स्ट होगा या ए होगा, और सॉल्यूट जो होगा वो सेकंड होगा या बी कंपोनेंट होगा। तो हमेशा एक बार ध्यान रखेंगे, आगे जितनी भी बातें हम डिस्कस करेंगे और आपके एनसीईआरटी में भी जो डिस्कस किया गया वो इसी अकॉर्डिंग है कि सॉल्यूट को हमेशा सेकंड या बी माना गया है और सॉल्वेंट को हमेशा फर्स्ट या ए कंपोनेंट माना गया है। तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हैं, ए एंड बी। ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट है। आप जानते हो किसी भी सॉल्यूट का अगर सॉल्यूट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। अब सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में हो सकता है जो कि नॉन वोलेटाइल होगा, और दूसरा सॉल्यूट क्या हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है। तो हम दो केस अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों के लिए अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो फर्स्ट केस की बात करते हैं। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, उस कंडीशन में सॉल्यूट कोई भी वेपर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वेपर का फॉर्मेशन होगा वो केवल सॉल्वेंट का वेपर बनेगा, और इसका मतलब जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा सरफेस पे वो होगा किसके चलते, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के चलते होगा। सॉल्यूट का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो समझने के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पे सपोज करो एक कंटेनर हमने ले लिया, इस कंटेनर में हमने कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया और उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। सपोज करो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो इस तरीके से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया है। जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में होता है तो उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, और जब सॉल्यूशन के स्टेट में होता है तो उसका वेपर प्रेशर कुछ कम होगा प्योर स्टेट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सरफेस एरिया डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सरफेस पे कुछ सॉल्यूट के हो जाएंगे और कुछ सॉल्वेंट के हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करेंगे सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आप एक जनरलाइज फॉर्म में हमेशा याद रखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, vapor pressure of pure solvent is always greater than vapor pressure of component in solution. Vapor pressure of pure solvent
इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, VP मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी को एक्सपेरिमेंटल वे में स्टडी करते हुए एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट्री साइंटिस्ट थे राउल्स। इन्होंने 1886 में एक जनरल लॉ प्रपोज किया। उन्होंने बताया कि किसी भी सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब राउल्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट स्पेशली कैसा होना चाहिए भाई? वोलेटाइल। यहाँ जनरल बात कर रहे हैं, इसके ध्यान से याद रखने वाली बात है। वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल होना चाहिए। वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन बाइनरी सॉल्यूशन, इन बाइनरी सॉल्यूशन is directly proportional to its mole fraction, its mole fraction। तो यही है राउल्स लॉ। अब कंसीडर चूंकि हमने क्या किया है, सॉल्यूट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। इसका मतलब सॉल्यूट का तो कोई वेपर प्रेशर होगा नहीं, जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। और हमने पहले कंसीडर कर लिया है कि सॉल्वेंट को हम A लेंगे और सॉल्यूट को B लेंगे। तो अगर हम बात करें P सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? P पाई A, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई A। इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां से भी आप समझ सकते हैं, जैसे हमने पीछे बताया कि हमेशा सॉल्यूशन में यहां पे लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं, जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो क्या होगा? उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1 से कम हो जाएगा। और जब भी 1 से कम होगा तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई A। अब अगर हम इसको चेंज करते हैं तो PA इज इक्वल टू, आप जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं? एक कांस्टेंट लगाते हैं। और यहाँ पे कांस्टेंट K न लेकर के क्या हम ले लें? P नॉट A एंड काई A। आपको क्लियर करने के लिए काई A क्या है क्लियर कर दें। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और PA नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यहां पे क्यों PA नॉट ले लिया गया? थोड़ा सा समझ लीजिए। काई A की वैल्यू अगर प्योर सॉल्वेंट हम लेते हैं यहाँ पे, तो प्योर सॉल्वेंट के केस में क्या होगा? काई A की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो भी कांस्टेंट लेंगे
उसकी वैल्यू क्या होगी, PA की वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। और PA को ही हम आइडेंटिफाई करने के लिए प्योर सॉल्वेंट के लिए हम बात कर रहे हैं PA नॉट। तो कहने का मतलब किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट क्या हो, नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट वोलेटाइल हो, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के या प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और ये है राउल्ट्स लॉ किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में। अब हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ आर वोलेटाइल। कहने का मतलब दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे। तो अगर हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों लिक्विड स्टेट में हो तो उस कंडीशन में दोनों का वेपर प्रेशर बनेगा और दोनों के लिए वो लॉ अप्लाई होंगे। तो अगर हम इस कंडीशन में बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, और किस कंडीशन में, इन सॉल्यूशन PA इज इक्वल टू P नॉट A काई A होगा। इसमें जस्ट सेम वही ले लिया। अब अगर यही चीज चूंकि यहाँ सॉल्यूट भी वोलेटाइल है तो सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन तो PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB नॉट काई B। सेम जो पिछला लॉ हमने पढ़ा है वही लॉ यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया। सॉल्वेंट के लिए हमने क्या किया, PA इज इक्वल टू P नॉट A काई A। ऑलरेडी आप जानते हो PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, PA नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, काई A मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हम यहाँ की बात करें तो PB क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन है। PB नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर स्टेट है। और काई B मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपने क्लास 11th में एक रूल पढ़ा हुआ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर हम उस लॉ को यहां अप्लाई कर दें, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आप 11th में ये लॉ पढ़े हुए हैं, लेकिन हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि अगर गैसियस मिक्सचर हैं जो पर आपस में रिएक्ट ना करें, नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज हो गैसियस स्टेट में किसी कंटेनर में, तो जो उनका टोटल प्रेशर होगा कंपोनेंट प्रेशर के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। कहने का मतलब द pressure of a gaseous mixture of non-reacting components is equal to the sum of the partial pressure of the component gases। तो यहाँ पे अगर हम दोनों के वेपर प्रेशर की बात करें तो कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम P से शो कर लें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। क्योंकि दोनों गैसेस स्टेट में वेपर स्टेट में है तो
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू PA प्लस PB, दोनों के वेपर प्रेशर का हमने सम कर दिया। अब इनकी वैल्यू हम पुट कर दें इन दोनों इक्वेशन से, तो हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B। आप जानते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ बाइनरी मिक्सचर के लिए आप जानते हो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है। कहने का मतलब हम आपके लिए लिखते हैं कि काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1। तो आप किसी भी एक कंपोनेंट में चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज करो हमने सॉल्यूट का हटाना चाहा तो काई B इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, काई B इज इक्वल टू 1 माइनस काई A। अगर हम काई B की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, P नॉट A काई A प्लस P नॉट B 1 माइनस काई A। इसको अगर हम ओपन कर दें तो P नॉट A काई A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट B काई A। इसको रीअरेंज कर लें तो क्या लिख सकते हैं, P नॉट B प्लस P नॉट A काई A माइनस P नॉट B काई A। इन दोनों में से हम काई A को कॉमन ले लें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, P नॉट B प्लस क्या कॉमन लेंगे, काई A कॉमन ले लें तो काई A, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P नॉट A माइनस P नॉट B। तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे काई B की बजाय काई A के टर्म में भी लिखेंगे तो एक दूसरा इक्वेशन आएगा, लेकिन दोनों का सेंस एक ही होगा। तो ये राउट्स लॉ है किसके लिए, ऐसे सॉल्वेंट सॉल्यूशन के लिए जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल स्टेट में हों। तो ये हमने आपको राउट्स लॉ बताया, बहुत ही सिंपल फॉर्म में है। आप एक बार केयरफुली वॉच करेंगे वीडियो तो डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएगा। आप एक बार वॉच करके देखिए ध्यान से केयरफुली। तो राउट्स लॉ के दोनों केस हमने आपको डिस्कस किए, और अगली वीडियो जो हमारी होगी वो आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जरूर उसका आंसर आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।